अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। हम taxdosti.com पेज पे हैं, कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि हमारे अगर आप इन्फॉर्म रहना चाहते हैं एज ए टैक्स पेयर या एज ए स्टूडेंट ऑफ टैक्स लॉ, एलएलबी कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, तो आप हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस है। जैसे अब 15 नवंबर के बाद आपके जो ऑडिट नोटिस हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ एंगल से हम बात करें, और आज हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए। ये आर्टिकल है जो मॉर्निंग मेल अखबार है, उसमें वेनसडे को प्रिंट भी हुआ था, पिछले वेनसडे को, और इसको हम क्लिक करते हैं और हम अब स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि सैलरीड पर्सन को रिलीफ मिल गई, उनको नोटिस आए 177 के, बाकी लोगों की तरह उनको कहा गया कि जी आप पेनल्टी में फॉल कर रहे हैं, यानी कि वो 3 शर्तें हैं, तो आप पेनल्टी वाले ऑप्शन में फॉल कर रहे हैं तो आप 20,000 पेनल्टी दे दें। फिर सेक्शन 183 के तहत एफबीआर ने कहा कि हमारे पास पावर है कि हम आपकी ये पेनल्टी वेव ऑफ कर देते हैं, आप हार्डशिप फेस कर रहे हैं और ऑडिट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सैलरीड लोगों को कोई 3 से 4 लाख नोटिस को ख़त्म कर दिया गया। अब सैलरीड लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा। तो पहली बात यह है कि पेंशनर्स भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन में ही आते हैं, और जो है क्या कहते हैं, उनको अब एक 177 का ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर टू क्लोज योर ऑडिट, तब आपको तसल्ली होगी कि हो गया। होगा आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी सैलरीड के लिए, लेकिन ये ऑर्डर का नोटिस भी आपके इनबॉक्स में आ जाना चाहिए। नॉन रेजिडेंट लोग सब भाई बहनों के लिए थैंक यू, आप लोग कॉल्स करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। अब स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ये होम है, टैक्स मास्टर क्लास है, मोर, तो स्ट्रैटेजी भी हमारी 3 पार्ट स्ट्रैटेजी है। अब बात यह है कि आप टैक्स दोस्ती टीम की रिसर्च के मुताबिक आप लोग 20,000 वाली पेनल्टी में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो बाकी 2 ऑप्शंस हैं वो बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन के लिए। तो अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान से बाहर हैं, आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपने पैसे सिर्फ भेजे जिस पर वहाँ तो आपने टैक्स नहीं दिया, लेकिन जो है या आपने दे दिया है उस मुल्क में, और अब आपने रिमिटेंस के तौर पे प्रॉपर बैंकिंग चैनल से पैसे सिर्फ भेजें, ताकि घर वालों के लिए भेजे हैं या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए भेजे हैं, तो अब आपने फाइलिंग की। अब फाइलिंग में ये है कि मैं यहाँ बताता चलूँ कि कानून में ये लिखा है, टैक्स लॉ में ये लिखा है कि रेजिडेंट पर्सन सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे। तो जितने नॉन रेजिडेंट लोग हैं वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे 114 की करें, यानी उनकी अगर वो चाहते हैं कि कोई सोर्स उनकी है यहाँ पर, वो इनकम शो करें, या 115 की, जौन सी टैक्स रिटर्न भी फाइल करें, उसमें उन्होंने अपने स्टेटस को नॉन रेजिडेंट करना है, और उसके बाद जो है ना सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी, वेल्थ स्टेटमेंट वो नहीं मांगेगा। तो लॉ कहता है कि सिर्फ रेजिडेंट पर्सन अपनी वेल्थ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ करेंगे। अब पिछले सालों में, जिन सालों में आपको नोटिस आए हैं, अक्सर आपके कंसल्टेंट्स ने वो जो है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ में फाइल कर दी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में, और इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपने फॉरेन रेमिटेंस भेजी है उसको इनकम के तौर पे जो है ना वो शो किया, मतलब किसी इनकम के हेड के नीचे शो किया, जबकि वो तो आपने सिर्फ पैसे रिमिट किए। अब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल की, क्योंकि आपने फाइलर बनना था। इस जो है क्या कहते हैं आर्टिकल में ये बात हो रही है कि 214 डी और 214 ई की बात हो रही है। 214 डी वो सेक्शन है जिसके तहत आप ऑडिट में सेलेक्ट हो गए क्योंकि आपने लेट टैक्स फाइल की 15, 16 या 17 की, और 214 ई वो सेक्शन है जो आपको एमनेस्टी प्रोवाइड कर रहा है, यानी आपको एक वे आउट बता रहा है क्यों कर दे। अब हम क्या बात करें, स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये कि हम आज यहाँ एक लीगल पॉइंट बात करेंगे। वही नाजुक बात है, क्योंकि लीगल अगर है तो इसका मतलब है ये कोर्ट में या एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू भी आना इसमें ज़रूरी है। तो इसलिए हम एक लेटर भी लिखेंगे, अखबार में, मॉर्निंग मेल में, आर्टिकल की सूरत में भी इसको करेंगे, और हम एफबीआर और असद उमर को ये लेटर भी भेजेंगे कि बेसिकली ये जो 214 डी के आर्टिकल्स हैं उसमें नॉन रेजिडेंट्स को रिलीफ दे दें, क्योंकि ये 214 डी का जो ऑडिट है वो आप इनका ओपन ही नहीं कर सकते थे, और वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। अगर सबसे पहले ये रिलीफ नहीं मिलती नॉन रेजिडेंट्स को,
तो फिर सेकंड ऑप्शन है 214E, यानी पहला है कि 214D से रिलीफ के लिए हम करेंगे। देन अगेन ये एक मफरूज़ा है, एक प्रपोजल है, एक एक आइडिया हम सामने पेश कर रहे हैं लॉ को स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, कि शायद नॉन रेजिडेंट लोगों को जो ऑडिट नोटिस आया जो 214D का, तो उनका ऑडिट सेलेक्ट ही नहीं हो सकता था। वो किस बेसिस पे, इस आर्टिकल के थ्रू हम आपको अभी बताएंगे। अगर रिलीफ नहीं मिलती है, लेटर जाता है और वो रिस्पांस करते हैं और उनका वैलिड रिस्पांस होता है एफबीआर का, गवर्नमेंट का, कि नहीं नहीं ये पॉइंट्स आपसे मिस हो गए थे तो इसलिए इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी और 214D इन पे अप्लाई होता है। और मेरे वकला हजरात और लीगल प्रोफेशनल्स इसको अगर किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं करते, तो नेक्स्ट है कि हमने फिर मोस्ट प्रॉब्ली 15 दिसंबर के बाद देखना है कि एमनेस्टी स्कीम में 15 दिन रह गए, फिर एमनेस्टी अवेल करनी है। उसमें हमें एफबीआर से क्लैरिटी चाहिए कि वो जो 20,000 वाला ऑप्शन है, 20,000 पे करके पर ईयर, वो अगर हम अवेल करेंगे तो आया वो हम पे अप्लाई होता है कि नहीं। और अगर वो अप्लाई होता है तो तब उनसे रिक्वेस्ट करना कि जैसे सैलरीड लोगों को रिलीफ दी है तो हमें भी रिलीफ दे दे। और फिर अगर किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने वो एमनेस्टी भी अवेल नहीं करनी, रिलीफ जो अभी हम बताएंगे कि उसकी लॉजिक क्या है, जो फिर चैलेंज होगी एफबीआर की तरफ से भी और कोर्ट में भी चैलेंज होगी अगर कोई कोर्ट लेके गया, और 214E यानी एमनेस्टी भी नहीं ली, तो नेक्स्ट स्टेप है कि फिर वो जाके अपना ऑडिट कराए, फिर उसके हवाले से बताएंगे। तो ये एक जनरल स्ट्रैटेजी दिसंबर के महीने में रहेगी, याद रखें। फ़िलहाल नॉन रेजिडेंट्स की बात करें, इसमें और लोग भी फॉल कर सकते हैं। जैसे कोई शख्स जिसकी 4 लाख से कम इनकम थी, उसको भी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसने लेट फाइल की तो आया उसका ऑडिट हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो वो फिर वो 20,000 वाली पेनल्टी में फॉल कर रहा है, उसने तो अपनी नील रिटर्न फॉर एग्जांपल फाइल की है। तो आई होप कि आप लोगों की सपोर्ट से हम अब आपको थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि अगर 10,000, 25,000 या जितने भी नॉन रेजिडेंट लोग हैं उनको जो नोटिस आए, उनको अगर रिलीफ सबसे पहले ऑडिट के नोटिस से ही, वरना तो एमनेस्टी, वरना तो फिर ऑडिट आसानी से कराने के लिए होगा। ये जो हम कह रहे हैं कि 214D अप्लाई नहीं होता, वो इस आर्टिकल में जो है ना डिस्कस किया गया, इसलिए नाम है इधर 214D और 214E। शुरू में आर्टिकल हमेशा इस तरह शुरू होता है कि कहते हैं जी, मैन आर मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स एंड वीमेन रूल द वर्ल्ड। और फिर कंप्यूटर की बात की गई है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल इस तरह है कि कंप्यूटर, जब आप कोई भी बटन कंप्यूटर में दबाते हैं तो उस बटन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो डांस करते हुए कंप्यूटर सर्किट में जाता है और आपकी स्क्रीन पे या डिस्प्ले पर आता है। और इस तरीके से कंप्यूटर की वजह से आप गूगल, टैक्स दोस्ती, ट्विटर, फेसबुक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस सारी बात को एक्सप्लेन करने के बाद इस आर्टिकल का पर्पस बताया गया कि द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल इज टू एक्सप्लेन द रीसेंट मूव by Federal Board of Revenue of sending 1,022,000 audit notices to about 600,000 Pakistani people for late filing who are dancing in anger। यानी जारी बात है, जिसको भी ये नोटिस मिला है उसको उससे से उसका बुरा हाल है या टेंशन है। तो सैलरीड पर्सन के बाद हम इस वीडियो में, आज है 3 दिसंबर 2018, और अब ये एमनेस्टी स्कीम में भी 31 दिसंबर का टाइम है, लेकिन हम पहले बात करें कि आया नॉन रेजिडेंट पर्सनस को ऑडिट नोटिस जा सकता था कि नहीं। तो यहाँ पे ये बेसिक बात स्टार्ट होती है कि इट स्टार्टेड ऑन जुलाई 1 2014, जब फाइनेंस एक्ट 2014 ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया फाइलर का। यानी कि अगर आप फाइलर हैं, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर हैं, यानी आप अपनी हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तब आप सर्टन एसेट्स वगैरह, ज़मीन, प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे, और आप पे मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं वो टैक्सेस लगेंगे। जो नॉन फाइलर होंगे उन पर ज़्यादा लगेगा, या वो पैसे बैंक से निकालेंगे तो उन्हें देने पड़ेंगे। उससे पहले फाइलिंग सिर्फ वो लोग करते थे जिनका जिक्र सेक्शन 114 में होगा। देन अगेन बता दूं कि यहाँ हम एक चीज़, एक प्रपोज़ल दे रहे हैं ताकि रिलीफ मिल सके नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को जिन्होंने लेट टैक्स फाइलिंग किया। इस कॉन्सेप्ट 2014 में आने से पहले सेक्शन 114 कहता था कि ये सब लोग टैक्स फाइल करेंगे। तो इस ये लंबी लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर दो मेन लोग हैं। एक वो कहता था कि एवरी कंपनी, इसका मतलब है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आपने हर हाल में टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आपने कोई पैसे कमाए हैं, बिजनेस किया है, नहीं किया,
कुछ भी है नील की रिटर्न आप फाइल करें। और दूसरा है एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी। अब एवरी पर्सन का मतलब है बिजनेस इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल और पार्टनरशिप बिजनेस हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स 400,000। 4 लाख से जो ज़्यादा साल में कमाता है, यानी 35,000 से ज़्यादा कमाता है। अब सैलरी के केस में 35,000 सैलरी, और बिजनेस के केस में 35,000 से ज़्यादा अगर साला मंथली प्रॉफिट है तो 4 लाख से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फिर इसके अंदर और कैटेगरीज हैं जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, और आप टैक्स दोस्ती .com के ब्लॉग पर आके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को। मेन लॉजिक क्या है कि 114 सेक्शन के तहत सिर्फ जनरली दो किस्म के लोगों को, यानी हर कंपनी को चाहे वो पैसे कमाए कि ना कमाए, और फिर हर इंडिविजुअल को सैलरीड, या अगर आपको घर से किसी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा था, या कैपिटल गेन यानी आप शेयर्स का कारोबार करते थे, या आप जो है ना कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करते थे, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई किताब आपने लिख दी, कोई आपको सलामी मिल गई, वो इसके इन लोगों की अगर इन सोर्सेज से कमाई हुई इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ती थी। तो ये दो लोग थे जो 1 जुलाई 2014 से पहले टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं था। फिर 1 जुलाई 2014 में ये आया कि अब अगर आपने फाइलर बनना है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, यहाँ पे आगे बात की है कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी वो होता है जो पाकिस्तान में 181 डेज से कम जो है ना ठहरा होता है। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, इन सब लोगों को फाइलर बनने के लिए टैक्स फाइलिंग करनी पड़ी, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। आपका टैक्स बहुत कट रहा था, गाड़ी का टोकन लगाते थे तो ज़्यादा टैक्स लगता था, तो लोग कहे चलो यार फाइलर बन जाओ। अच्छा, फिर एफबीआर ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि आप जिस दिन भी फाइलर बनते थे, सपोज करें आप 2016 अगस्त 2016 में खड़े हैं तो आपकी टैक्स ईयर 2017 बनता है, तो आपको बताया जाता था कि नहीं, आपने 2016 की भी फाइल करनी है और 2015 की भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ऐसे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया कि जी हमें तो नोटिस आया था कि जी आप टैक्स फाइलिंग करें, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन हुई उस पर टैक्स कटा, तो जो है ना नोटिस आ गया कि जी इसको एक्सप्लेन करो, और वो एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया रिटर्न फाइल करके कि जी इतनी रिमिटेंस थी हमने भेजी और इससे हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी। तो अब फाइलर बनने की वजह से नॉन रेजिडेंट्स ने टैक्स फाइलिंग की। अब नॉन रेजिडेंट्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके यहाँ पे घर शहर हो, उनको किराया आ रहा हो, तो उनको तो टैक्स फाइलिंग करनी होगी। लेकिन अगर आप वो नॉन रेजिडेंट जो सिर्फ पैसे बाहर से भेजते हैं, और वहाँ ज़्यादातर मेरी जिनसे भी बात हुई, मैंने कहा कि आप बिज़नेस करते हैं कि सैलरीड है, उन्होंने कहा जी हम तो सारे यहाँ सैलरीड है, बिज़नेस वाले तो ख़बरों में आते हैं जो करते हैं। तो यहाँ पर तो ये है कि सैलरीड लोग हैं, वहाँ पे टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री पैसे यहाँ भेजे, रेमिटेंस हुई। तो फाइलर बनने के लिए जो है ना 2 साल की फाइलिंग करनी पड़ी, कभी कभार किसी को 3 साल की भी फाइलिंग करनी पड़ी, तो वो सारे लेट हो गए क्योंकि दिन गुजर गए। तो अब जो है 1 जुलाई को फिर 2214 डी आ जाता है, जो कहता है, यहाँ पे लिखा है कि जो भी 114 के तहत 118 में लेट फाइल करेगा, 118 में सेक्शन में ये लिखा है कि किस जो 114 वाले लोग हैं उन्होंने किस तारीख तक फाइलिंग करनी है। तो 30 सितंबर है इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए हुआ। तो ये जो है हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये 214 118 पे लगता है, जो सेक्शन 118 119 जो है और 214 ए जो है, ये तीनों डिपेंड करते हैं 114 पे। यानी जो 114 में 4 लाख से ज़्यादा कमा रहा है या कंपनी है, उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन नॉन रेजिडेंट जो सिर्फ फॉरेन रिमिटेंस भेजा है, उसने रिटर्न फाइल नहीं करनी। तो हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं हो सकते थे। और फिर हम आगे मेंशन करते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट ने 214 ई दी है एमनेस्टी स्कीम। और लास्ट बात ये की है कि ये परेशानी जो है ना, इसलिए आर्टिकल का नाम है ईदर 214 डी और 214 ई। ये इज़ नॉट अ क्वेश्चन फॉर द टैक्स पेयर टू आस्क देमसेल्फ, यानी टैक्स पेयर अपने से नहीं पूछे, बल्कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर पूछे कि जैसे आपको पता होगा शुरू में हमने कहा था कंप्यूटर काम करता है इलेक्ट्रॉन्स को डांस करवा के, तो एफबीआर ने कहीं असद उमर को इलेक्ट्रॉन समझ के डांस तो नहीं करवा दिया। और बेहतर है कि मिनिस्टर समझें कि भाई ये मेरे पावर में है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ये नॉन रेजिडेंट्स के साथ ज़्यादती हो रही है या ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता,
तो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और अगर डॉक्टर इकरामुल हक की भी हेल्प ले सकते हैं, और इस बात को अगर वो समझते हैं तो इस आर्टिकल के बेस पर अब हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम वो अगला आर्टिकल भी लिखेंगे, लेटर भी लिखेंगे कि नॉन रेजिडेंट पर्सनस को फाइल करने की टाइम पे ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए 214 डी के मुताबिक वो जो है ऑडिट में सेलेक्ट नहीं हो सकते थे। अगर ये लॉजिक एफपीआर मान जाती है और इस मुताबिक रिलीफ दे देती है तो अच्छी बात है। आप सब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को बता दूं कि अपनी टैक्स रिटर्न एक प्रोफेशनल से फाइल करवाएं, ताकि वो आपको सिर्फ जो ज़रूरत है यानी एज ए नॉन रेजिडेंट वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है तो वो ना करवाए, सिर्फ टैक्स रिटर्न, और उसमें भी 114 वाला या 115 जो भी आप पे अप्लाई होता है वो आपसे करवाए, बजाय कि सारा कुछ ही आपकी वहाँ की भी इनकम यहाँ की भी इनकम सारी डिटेल वो करे। और चूंकि आप पर 214 डी अप्लाई नहीं होता था वो रिमूव कर दे, वरना फिर 214 ई में अगर एफबीआर कह दे कि नहीं जी ये सैलरीड लोगों की तरह है, तो फिर उनसे सेकंड रिक्वेस्ट होगी कि 183 सेक्शन के तहत उनके पास बोर्ड के पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पावर है कि इनकी पेनल्टी माफ़ कर दे और इन सारों के ऑडिट नोटिस भी क्लोज हो जाए। तो आई होप कि जो है इससे आपको मज़ीद एक अंडरस्टैंडिंग आपकी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की बनी होगी कि क्या इंपॉर्टेंस है टैक्स फाइलिंग की, अच्छे तरीके से कराने की क्या ज़रूरत है, करनी ज़रूरी है, अभी भी आपके पास कुछ दिन है 2018 के लिए। और टैक्स दोस्ती बेसिकली आपको एम्पावर कर रहा है कि अगर आपने अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते टैक्स फाइलिंग की है तो फिर जो है आपको लॉ के अंदर से ही प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इसके अलावा हाउसवाइफ्स, आईटी फ्रीलांसर्स जिनकी एग्जेम्प्ट इनकम है, बिलो टैक्सेबल केसेस, और भी अगर आपके जहन में आता है तो आप कमेंट्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स करें, जैसे ये बंदा इस जगह को एंजॉय कर रहा है। और हम भी होपफुली सैलरीड पर्सन के बाद अब नॉन रेजिडेंट के लिए अच्छी खबर जल्द सुनेंगे। हमें उम्मीद है, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। थैंक यू वेरी मच।